हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सभी का बिहार ITI 2020 के एग्ज़ाम के लिए स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बिहार ITI के उपयोगी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन स्पेशली 50 क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है। तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास स्रोत है वो सारे आपके ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु तीनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो वो है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में स्थित है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर, लेकिन कहाँ पे वो है? तो झारखंड में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो निम्न होती है वो होती है 4500 से लेके 6000 पश्चिम के बीच में होती है। ओके, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है भारत की तटरेखा है। तो भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? तो भारत की तटरेखा है वो है 6100 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटरेखा कितना हो जाती है? 7517 हो जाती है। लेकिन ऐसे कितना है भारत की? 6100 पक्का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल में जो है ना आपका गेहूं सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कपास, गन्ना, जूट ये सारे क्या है आपके नगदी फसल है, और गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है। ओके, नेक्स्ट आपका भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो यानी किस चीज़ का भारत सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता करता है? तो सबसे वो क्या करता है? चाय का करता है भारत। ओके, क्योंकि वर्तमान में भारत जो है ना विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, क्योंकि यहाँ टोटल विश्व का लगभग 27% चाय उत्पादन होता है। और ऐसे आप नंबर 1 पे जानना चाहो तो वो USA है ना, सबसे बड़ा आयातक देश बनता है नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। जो ऐसा कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो भारत का जो है झारखंड राज्य जो है नंबर 1 पे आता है खनिज उत्पादन में। अगला है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र केंद्र कहाँ लगा है? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र केंद्र था वो लगा है सिंदरी में। कहाँ लगा है? सिंदरी में लगा है। नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है तो वो आपका पड़ रहा है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या ऐसे तो थी आपकी मुंबई और दिल्ली में, ठीक है, और कोलकाता क्या था? तीसरे स्थान पे था। लेकिन इस ऑप्शन के साथ साथ जो होगा ना कोलकाता उसका होगा, क्योंकि ऐसे आपका दिल्ली और मुंबई था ना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला था शहर। राज्य नहीं पूछा, राज्य में आपका नंबर 1 पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, बट यहाँ शहर में पूछा तो पहले नंबर 1 पे था मुंबई, दूसरे पे था दिल्ली और 3 पे था कोलकाता। लेकिन इसमें क्या आपका 1 2 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको ये लगा सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऐसे आप लोगों को सबको पता है कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। बट इसमें क्या एशिया का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जो सेकेंड नंबर में महादेश है वो मेरा हो जाएगा अफ्रीका, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट है साफ रातें मेघीय रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ठीक है ना, जो साफ रात होती है मेघीय रात की ज़्यादा अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो इसके पीछे का जो रीजन है वो आपका है विकिरण के कारण। क्या है? विकिरण के कारण। विकिरण होता क्या आपका? विकिरण चलते हैं ना, मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान मेघों में प्रभावित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है। जबकि 7 रातों में क्या होता है? विकिरण के चलते पृथ्वी की उष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातें ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से युग्म का सही मिलान कीजिए। मतलब कौन सा सही मिलान है? इसमें जो सही मिलान आपका है वो है आपका भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है? जो छोटा नागपुर स्थित है वो आपका है रांची। क्या है? रांची स्थित है छोटा नागपुर के आपका। क्योंकि आपको पता है कि भिलाई जो है वो स्थित है छत्तीसगढ़ पे, आसनसोल जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, और दुर्गापुर है ये भी है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर का जो पठार पड़ता है आपका, यानी पलामू से होते हुए ये
छोटा नागपुर क्षेत्र में निकलती है दामोदर नदी। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है, यानी पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है, वो कहा जाता है भारत को। किसे कहा जाता है? पूर्वी तटों की स्वामिनी भारत को कहा जाता है। और पूर्व की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसके बारे में डिटेल जानना चाहोगे तो ये था ना 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष के संपन्न हुआ था। और सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे इनके प्रथम और अस्थाई अध्यक्ष बने थे। बट 1946 में 11 से 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इनका अस्थायी सदस्य बना दिया गया था। और भारतीय संविधान के बारे में एक चीज आप हर टाइम याद रखो कि भारतीय संविधान को जो बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 मंथ, ठीक है ना, और दिन में कितना था? 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। नेक्स्ट है भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण। नेक्स्ट है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो कोई भी वित्तीय बिल जो है वो प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और 110 के अनुसार वो लागू किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भारतीय नागरिक का जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। क्योंकि संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 30 तक था, 32 से लेकर 35 तक कुल 23 अनुच्छेद में व्यक्तियों की मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, पंचायती राज विषय है तो किस तरह का विषय है? तो पंचायती राज विषय जो वो है राज सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो देता है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, क्योंकि कहा गया कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 राज्य के ग्राम पंचायत का गठन करने और उसकी ऐसी स्थिति में शक्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन 22 है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी न्यायिक पूर्वावलोकन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून क्या कर सकता है? वो अवैध घोषित कर सकता है। और ये संविधान अनुच्छेद 13 के तहत उपबंधित है। क्वेश्चन 23 का बोल रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो वो वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो चीज वर्णित है क्योंकि इसके अंतर्गत तो संविधान के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन 24 आपका है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब जिससे आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो वो है ओम बिरला। ओके, और संविधान अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर की पदों को उनके पदों का निर्वाचन संबंधित वर्णन दिया हुआ है। अगला है आपका क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया सकता है? तो वो जो होता है सांसद के द्वारा या सांसद द्वारा महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है। और इसके पीछे रीजन है कि आपको महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी सदन में नहीं है तो वो मंत्री पद पर केवल 6 माह तक ही निर्मित मतलब स्थित रह सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 में स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री यदि लगातार 6 महीनों तक संसद किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे उस अवधि में पूरी करने से पहले उसे मंत्री पद धारण नहीं करना होगा। और वो कहीं से अगर नहीं जीत पाता इलेक्शन चुनाव नहीं जीतता है तो वो मंत्री पद को छोड़ देगा।
क्वेश्चन 27 बोल रहा है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। तो भारत का प्रजातंत्र है वो आधारित आपका है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब करता है? देखिए, हथियार बंद विद्रोह के समय बिल्कुल सही, बाहरी आक्रमण समय, युद्ध के आधार पर, यानी उपयुक्त व तीनों कारण राष्ट्रपति जो है कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह कौन से राज्य दूसरे राज्य तथा तीसरे राज्य पर है? प्रतिनिधित्व के मामले में तो नंबर 1 पे जो आपका है, दूसरे और तीसरे बोल रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल है आपका। ओके, क्योंकि आप यहाँ याद करोगे लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में कितना है? 40 लोकसभा के आधार पे। अगला आपका क्वेश्चन है नीति आयोग है, तो नीति आयोग कैसा निकाय है? ओके, तो नीति आयोग जो है वह एक परामर्शदायी संस्था है। कैसा संस्था है? परामर्शदायी संस्था है, क्योंकि योजना आयोग को 2015 में हटाकर नीति आयोग का बनाया गया था, ठीक है ना, और ये तरह का क्या है? निकाय है। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था, सबको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है भारत की अर्थव्यवस्था। 32 है आपका भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है चुंगी कर। चुंगी कर सबसे बड़ा स्रोत है। अगला है भारत की उन्नति संतोषजनक रही, तो भारत जो उन्नति है वो है कुल राष्ट्रीय आय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ओके, क्योंकि आपको पता है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय प्राकलन के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई, इसे CSO कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी समिति। अगला है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग भारत में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो विभाजन में जो है जूट एवं रुई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जूट एवं रुई उद्योग। 35 है 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो सर्वप्रथम प्राथमिकता थी वो थी आपकी रोजगार को बढ़ाना, रोजगार के अवसर को प्रदान करना, क्योंकि 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी जिसमें मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, ताकि क्या होता है स्वच्छ शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया था। 36 क्वेश्चन आपका बोल रहा है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कांग्रेस जो भू स्वामित्व की जो अपनाई थी वो अपनाई थी उन्होंने कार्यकारिणी समिति 1937 को फैजपुर में अपने 50वें अधिवेशन में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। इस अधिवेशन में प्रांतीय सुशासन को प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अगला है 37 छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का जो जनजाति विद्रोह है वो हुआ था आपका 1820 ईस्वी में, क्योंकि छोटा नागपुर में मुंडा ने उसने विद्रोह किया तथा जब उनकी भूमि को उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दी गई थी, ठीक है। तो 1820 के करीब यह विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग क्षेत्रों में पूर्ण रूप से फैला हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो था तीन कठिया व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, क्योंकि 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और 1917 में उन्हें तीन कठिया व्यवस्था के विरोध के लिए उनको फणीश्वर नाथ जी ने उनको बुलाया था। अगला आपका है उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो उलगुलान विद्रोह जो है ये आपका बिरसा मुंडा से संबंधित है, उलगुलान विद्रोह। और ये विद्रोह हुआ कब था? 1893 से 1900 के बीच तत्कालीन बिहार में मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी तथा भूमि
के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसे उलगुलान विद्रोह कहा था। और उलगुलान का मतलब क्या होता था? महान हलचल था। इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महाविद्रोह कहा गया था। और इसी विद्रोह में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत बताया था। मुंगेर का बरहैया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का जो बरहैया टाल है उसका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बसाकत भूमि की वापसी की मांग करना। जो बसाकत भूमि थी ना उसकी मांग करना था उनका मुख्य उद्देश्य। अगला है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? जो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था, ऐसे तो 1912 पूर्ण रूप से क्या हुआ, वो पृथक हो चुका था। 1912 में वो पृथक हुआ था। बट 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने हॉर्डिंग के, उसमें जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड हॉर्डिंग के समक्ष ये प्रस्ताव कर दिया था कि भारत जो है, बिहार जो है बंगाल का, वो दोनों पृथक हो जाएगा। और इसकी घोषणा पूर्ण रूप से 1912 को की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है वो की गई थी आपकी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। नेक्स्ट है 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो उन्होंने बिहार गया जिले को पूर्ण रूप से नाकाम कर दिया था बरही कांग्रेस ने। अगला है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरों की संख्या कितनी है? तो भारत में बंधुआ मजदूर संख्या 4.5 करोड़ है। बंधुआ मजदूर ऐसा मजदूर होता है जिसको क्या होता है, उसके पुश्त दर पुश्त किसी जमींदार के अंदर कार्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण जनसंख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो वो पाती है आपका 94% पूरी जनसंख्या का। अगला है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय। अगला है शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस से बहुत ज़्यादा आगे है? तो भारत इसमें सिर्फ पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि चीन, इंग्लैंड और फ्रांस भारत से बहुत अभी आगे हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? पाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक गैर कानूनी होगा? तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये हाल फिलहाल की घटना है। इलाहाबाद कोर्ट, यूपी के अंदर इलाहाबाद कोर्ट ने यह बिल को पास किया था। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान है, बोलता है भारत राज्यों का एक संघ है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये भी आपका करंट क्वेश्चन है। हुआ क्या था अभी हाल फिलहाल में, उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु ठिकानों को निरीक्षण करवाने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने पूर्ण रूप से इसे नकार दिया था, जिसके कारण अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच युद्ध होते होते बचा था। ठीक है ना। तो ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सारे बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए